पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन यूज करते हुए एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स कैलकुलेट किया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन टेक्निक, जो कि बिजनेस और इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत काम में आता है। तो इंटीग्रेशन यूज करेंगे इस वीडियो में, हम वही देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सपोज इकोनॉमिक्स में आपने डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ा होगा, तो थोड़ा उसको ध्यान में रखते हुए वाई एक्सिस पे होता है प्राइस और एक्स एक्सिस पे होती है क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड डिपेंडिंग अपॉन द कर्व विच वी हैव टू ड्रॉ। तो डिमांड कर्व कैसी जाती है, डाउनवर्ड जाती है ऐसे। दिस इज द डिमांड कर्व फॉर एक्स। डिमांड कर्व नीचे की ओर डाउनवर्ड क्यों स्लोप होती है इसकी, क्योंकि हमें पता है कि जितना ज़्यादा प्राइस होता है उतने ही लोग उस चीज़ के लिए कम डिमांड करते हैं, और जैसे जैसे प्राइस गिरता जाता है वैसे वैसे उस चीज़ की डिमांड बढ़ती जाती है। तो प्राइस और डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए डिमांड कर्व की जो स्लोप होती है वो डाउनवर्ड होती है। अब सप्लाई कर्व कैसी होती है, सप्लाई कर्व की स्लोप पॉजिटिव होती है। सप्लायर यानी कि प्रोड्यूसर हर कोई अपना मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहता है, तो अगर प्राइस कम होगा तो वो लोग कम सप्लाई करेंगे, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वो अपनी सप्लाई को बढ़ाते जाएंगे ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रॉफिट्स को। इसीलिए सप्लाई कर्व पॉजिटिव होती है इसकी स्लोप। तो जितना ज़्यादा प्राइस उतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ती है। तो जहाँ पे ये दोनों मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मेंटेन हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये है हमारा ई पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये हमारा प्राइस सेट हो गया P0, P0 भी बोल सकते हो, और ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कह लो अगर डिमांड का है तो, क्वांटिटी सप्लाइड अगर सप्लाई का है तो एक्स नॉट। तो पी नॉट इक्विलिब्रियम प्राइस है और एक्स नॉट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, जो कि मार्केट में सप्लाई की जाएगी और डिमांड की जाएगी। तो इस पॉइंट के ऊपर, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस है क्या, कंज्यूमर सरप्लस एक गेन है जो कि कंज्यूमर कमाता है। सपोज अभी यहाँ पे देखो आप, अगर तो ये डिमांड कर्व जहाँ से स्टार्ट हुई थी P1 रखते हैं उसका नाम, कि वहाँ पे प्राइस P1 था, तो P1 और P0 के बीच का अगर हम गैप देखें तो कुछ कंज्यूमर ऐसे थे कि P0 के पहले भी इन गुड्स को खरीद रहे थे। मतलब P0 के पहले बढ़े हुए प्राइस पे भी वो चीज़ें खरीदने को तैयार हो रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइस P0 पे सेट हुआ तो एक तरह से उनको बेनिफिट हो गया कि अब उन्हें जितना प्राइस वो देने के लिए तैयार हैं उससे कम प्राइस उनको देना पड़ रहा है। तो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है कंज्यूमर सरप्लस। तो पहले हम कंज्यूमर सरप्लस के बारे में ही डिस्कस करेंगे और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन टेक्निक। उसके बाद हम प्रोड्यूसर सरप्लस जाएंगे। तो कंज्यूमर सरप्लस में फॉर्मूला कैसे आता है, फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, बहुत इजी है। मैं यहाँ पे ग्राफ फिर से बना रही हूँ 2 बार ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पे है प्राइस डिमांडेड एंड सप्लाइड एक्स, और प्राइस है पी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारी डिमांड कर्व और ये हमारी सप्लाई कर्व। हमें पता है कि हमें ये वाला एरिया चाहिए कंज्यूमर सरप्लस के लिए। तो ये एरिया कैसे आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है इससे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम एक लाइन लगा देते हैं पी नॉट और एक्स नॉट। तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, सपोज हम कर रहे हैं एक्स एक्सिस। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिसके रिगार्डिंग हम उसको करते हैं उसको एक्स एक्सिस है तो डी एक्स लेते हैं, वाई एक्सिस है तो डी वाई लेते हैं। सपोज हम एक्स एक्सिस में ले सकते हैं, दोनों तरह से ले सकते हैं वैसे। तो कैसे होगा कि हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें ये एरिया चाहिए। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम, ये हमारी डिमांड कर्व है, ये हमारी डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व के नीचे का सारा एरिया ले लें, लेकिन
इन दो वैल्यूज के बीच का, क्योंकि ये हमारी लोअर लिमिट है 0 और ये हमारी अपर लिमिट है x0। तो इन दोनों लिमिट के बीच का डिमांड करके नीचे का अगर हम एरिया ले लें तो उसको हम कैसे लिखेंगे? अगर हम ये एरिया ले लें और उसमें से अगर हम माइनस कर दें, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अगर हम इसमें से ये सारा एरिया माइनस कर दें, ठीक है, इस सारे एरियाज में से ये एरिया माइनस कर दें, तो क्या हमें ये एरिया नहीं मिल जाएगा जो कि कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है? ठीक है, हम इस सारे एरिया में से जो कि शेडेड है वन फिगर में और सेकंड फिगर में जो शेडेड एरिया है उसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा जो कि हमारा कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है। तो ऐसे करके ही हम कैलकुलेट करेंगे ये सारा एरिया, यानी डिमांड करके सारे एरिया को कैसे हम लिखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स एक्सिस करें तो dx, फ्रॉम लिमिट 0 टू x0 कर रहे हैं तो 0 और x0, और यहाँ पे आएगा आपका डिमांड फंक्शन, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस है ना, तो डिमांड फंक्शन, और इसको कैसे दिखाएंगे? dx, ठीक है, डिमांड फंक्शन dx। ये सारा एरिया माइनस किस एरिया को करेंगे? ये रेक्टेंगल अगर आप देखो, हम इसका नाम रखते हैं p0, p0, 0, x0 और e। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, अगर आप देखें तो रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है इसकी 0 टू x0, यानी कि x0 है इसकी वैल्यू, लेंथ है x0 इंटू, और ब्रेथ कितनी है? p0, p0। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कंज्यूमर सरप्लस का। यही फॉर्मूला यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फंक्शन, क्वेश्चन में दिया होगा डिमांड फंक्शन फॉर अ कमोडिटी इज P is equal to 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये है हमारा डिमांड फंक्शन। तो उन्होंने बोला कि फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस है आपका P0 और उसकी वैल्यू है 20। ये दो चीजें हमें दी हैं, तो हमें डिमांड फंक्शन दिया है और एक हमें इक्विलिब्रियम प्राइस दिया हुआ है 20। तो पहला काम क्या करना है कि हम पहले तो इसको फंक्शन को फिर से एक बार लिख लेते हैं। 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन बना देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब P0 इज इक्वल टू 20, इसको सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो P0 20 है तो 20 लिखेंगे इधर, 35 एज इट इज कांस्टेंट है, माइनस 2x, x के बजाय हम यहाँ पे लिख देंगे x0, ठीक है, x0 माइनस x0 स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम x0 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, प्लस 2x0, ठीक है, माइनस 35 को भी उस साइड ले जाएं और प्लस 20 तो है इधर। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x0 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब हम इसको फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं? फैक्टर करेंगे इसको, तो फैक्टर कैसे करते हैं? x स्क्वायर प्लस अगर हम 5 ले लें, माइनस 3 कर लें, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x को अगर हम कॉमन ले लें तो x प्लस 5 माइनस 3 x माइनस 5 प्लस 5 होगा, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 होता है इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे x0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बेसिस पे हमारी वैल्यूज आ जाएंगी x0 इज इक्वल टू 3 और x0 इज इक्वल टू माइनस 5। अब कोई भी क्वांटिटी माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे इस वैल्यू को, और x0 विल बी इक्वल टू 3। तो अब हम कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा? डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम
लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो हम एक्स की वैल्यूज लेंगे फ्रॉम 0 टू 3, ये वाली वैल्यू लेंगे 0 टू 3। और फॉर्मूला है डिमांड फंक्शन, और डिमांड फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लेंगे 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है, पैरेंथेसिस में रख के इसको dx माइनस x0 नॉट इंटू पी नॉट। तो फिर से इसको लिख लेते हैं 0 3, 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 3 है, और पी नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 20 हो जाएगा। अब इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा 35x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और बाहर लिमिट लगा देंगे 0 एंड 3, माइनस 3 इंटू 20 क्या होता है 60 होता है। यहाँ पे इस बेसिस पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 35। 3 और 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, नेक्स्ट लाइन में करते हैं। 3 और 0 को सब्सटीट्यूट करेंगे x की बजाय, तो 35x है ना, तो 35 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वेयर्ड माइनस 3 क्यूब्ड अपॉन 3 माइनस 0 से देखो अगर आप सारी वैल्यूज को लो तो वो 0 ही आ जाएगा, 0 स्क्वेयर्ड अपॉन माइनस 1 माइनस 0 क्यूब्ड अपॉन 3, ये सारा 0 ही आ जाएगा, और माइनस 60। तो अगली वैल्यू में क्या आ जाएगा 105 माइनस 9 माइनस फिर से 9 और माइनस 0, तो उसको स्किप करते हैं माइनस 60, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 27। तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस कितना आ जाएगा 27, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देखना इसको। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। डिमांड फंक्शन फॉर अ कमोडिटी इज P is equal to 20, एक्सपोनेंशियल यूज है इसमें e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 10, ये हमारा डिमांड फंक्शन है, और बोला है कि आपको कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना है, और हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस गिवन है, इक्विलिब्रियम प्राइस इज 2, और हमें एक वैल्यू दे रखी है गिवन log ऑफ e टू द बेस 10, log ऑफ e टू द बेस 10 दे रखी है हमें वैल्यू 0.4343, ये वैल्यू यूज होगी यहाँ पे। हमारा डिमांड फंक्शन क्या है एक बार फिर से लिखते हैं इसको, p 20 e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 10, इसको बना देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस क्या दिया है, पी नॉट ही मानते हैं उसको, पी नॉट इज इक्वल टू 2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 पे लेके जाते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नॉट 2 की p की बजाय 2 लिख देते हैं, 2 इज इक्वल टू 20 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन 10, तो 2 अपॉन 20 आ जाएगा इस साइड पे e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 10, यानी 1/10 आ जाएगा। तो e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 10, अगर हम इसको नीचे फ्रैक्शन के निचले पार्ट पे लेके जाते हैं तो ऐसे हो जाता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि e रेज टू एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इस पार्ट को याद रखना क्योंकि ये हमारे काम में आने वाला है अभी लेटर। तो e रेज टू, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, x माइनस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/10, ये वैल्यू याद रखना। ओके, अभी हमारे पास e रेज टू एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 10, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि हमें याद होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सपोज नहीं, टू क्यूब्ड किसके इक्वल होता है 8 के इक्वल होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, तो 8 इधर आ जाएगा
और 2 बेस बन जाएगा और 3 हमारा एक्सपोनेंट जो है इधर आ जाएगा। तो इसी तरह से क्या हम इसको लिख सकते हैं e रेज टू x अपॉन 10 इज इक्वल टू 10। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log ऑफ 10 to the base e will be equal to x upon 10। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें वैल्यू जो दे रखी है ना वो log of e to the base 10 है, ना कि log of 10 to the base e। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेस चेंज फॉर्मूला यूज करना होगा। बेस चेंज फॉर्मूला यूज करेंगे तो बेस चेंज फॉर्मूला में हम कैसे करते हैं कि बेस सेम कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। पहले ये जो आर्ग्यूमेंट 10 है उसको अपर पार्ट में रखेंगे और ये ई बेस को हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं और बेस 10 बना लेते हैं, दोनों का सेम बेस रख लेते हैं क्योंकि हमें पता है लॉग में 2 ही बेस यूज होते हैं, 10 और ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो इसको हम इस फॉर्म में लेके आ गए हैं। अभी देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी, log of 10 to the base 10 is equal to log of 10 to the base log of 10 to the base 10 upon log of e to the base 10। अब इसकी वैल्यू एक्चुअल में किसके इक्वल है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू इक्वल है यहाँ पे, ये हम यहाँ से लेके आए थे, उठा के यहाँ से उठा के लाए थे। तो हाँ, तो ये x नॉट के इक्वल होगी वैल्यू। अगर हम यहाँ पे हम p की वैल्यू 2 थी तो 2 यहाँ पे लेके गए, 1/10 x/10 1/10 e रेज टू 1 e रेज टू x/10 e रेज टू x/10 इज इक्वल टू 10। तो x की बजाय हम 0 नॉट लगाते जाते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे p नॉट लगाया था ना, तो यहाँ पे लगाते जाते हैं x रेज टू 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमने ये जो वैल्यू पुट की है log ऑफ x log ऑफ e 10 इज इक्वल टू x अपॉन 10। हाँ, ये इक्वल हो गया हमारे x अपॉन, सॉरी यहाँ से ही तो था ये इक्वेशन नंबर 3 से। तो log ऑफ 10 टू द बेस 10 किसके इक्वल होता है, log ऑफ 10 टू द बेस 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10 टू द बेस 1 इज इक्वल टू 10 होता है, 10 रेज टू 1 इज इक्वल टू 10 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, विल बी इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी वैल्यू होगी 10 रेज टू 1 इज इक्वल टू 10, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। जैसे कि हमें पढ़ा है कि log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, सेम अगर हो तो 1 होता है। तो 1 अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस e हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है which is 0.4343 is equal to x upon 10। अभी क्या करते हैं कि x को x नॉट है, ये x नॉट को इसी साइड पे लिखते हैं और 10 को इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लेके जाएं तो 10 अपॉन 0.4343, तो x नॉट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 0.4343। तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, तो दैट मीन्स अगर हमें डेसिमल को रिमूव करना है तो 4 जीरो ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ द फ्रैक्शन हमें लगाना पड़ेगा। तो x नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लाख अपॉन 4343, यानी ये वैल्यू होगी हमारी 23.03, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ये हमारी वैल्यू आ गई है। अब हम कंज्यूमर सरप्लस निकाल लेते हैं। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट्स, हम लेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, 0 और x नॉट हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, और फंक्शन क्या है हमारा 20 e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 10, ये फंक्शन है dx माइनस एक्स नॉट इंटू पी नॉट, ये हमारा फॉर्मूला है। तो सी एस कितना आ जाएगा, फ्रॉम 0 टू एक्स नॉट। यहाँ पे हमें हालांकि एक्स नॉट की वैल्यू पता है, तो मैं वो वैल्यू यहाँ पे क्यों सब्सटीट्यूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा
क्वेश्चन अभी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये क्यों नहीं यूज किया। तो पहले तो हम ये जो 20 है जो कि कांस्टेंट है इसको बाहर लेके आते हैं इंटीग्रल के, तो e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 10 dx माइनस एक्स नॉट इंटू पी नॉट। तो ये कितना आ जाएगा हमारा सी एस कितना आ जाएगा 20, इंटीग्रल करते हैं e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 10 अपॉन -1/10। ये -1/10 क्या है, -x/10 का डेरिवेटिव लेते हैं नीचे, और ये लिमिट्स है हमारी 0 और x नॉट। माइनस एक्स नॉट की वैल्यू है 23/003 इंटू पी नॉट की वैल्यू है 2, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो है सी एस -10 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -200 e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 10, फिर से लिमिट एक्स नॉट एंड 0 माइनस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 46.06। अभी फिर से सी एस लेंगे -200, अब x की बजाय हम वैल्यू पुट कर देंगे, x की बजाय x नॉट पुट कर देते हैं, माइनस एक्स नॉट अपॉन 10, ठीक है, माइनस e, ये लोअर लिमिट पुट कर देंगे e रेज टू 0 माइनस 46.06। अगर हमें याद होगा कि मैंने एक वैल्यू बाहर रखी थी, वैल्यू थी उसकी e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 10 की वैल्यू थी 1/10, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 1/10 माइनस e रेज टू 0 इज 1, एवरीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट फ्रॉम 0 रेज टू 0, तो माइनस 46.06। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी फाइनल -200 इंटू -9/10, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और -46.06, 180 माइनस 46.06, ये हो जाएगा 133.94, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब हम करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकालते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस प्रोड्यूसर का गेन होता है। हमने अभी किया था कि ये डिमांड कर्व है और ये हमारी सप्लाई कर्व है, तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, तो ये पार्ट हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब ये पार्ट कैसे है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये 0 है और ये से 1 2 है, ये 1 है, 0 एंड x नॉट। तो प्रोड्यूसर सरप्लस ये कैसे हैं, ये हमारी सप्लाई कर रहा है, जैसे कि हमें पता है कि प्राइस के बढ़ने के साथ सप्लाई बढ़ती जा रही है तो अपवर्ड है। तो प्रोड्यूसर P2 प्राइस जो कि P नॉट से कम था, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम था, उसके ऊपर भी कुछ प्रोड्यूसर्स सप्लाई कर रहे थे चीजें, तो ये पार्ट सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अभी प्राइस क्या सेट हो गया P नॉट, तो अभी प्रोड्यूसर सरप्लस वो गेन होता है जो कि प्रोड्यूसर या सप्लायर गेन करते हैं तब जब वो किसी कम प्राइस पे यानी P2 पे वो चीजें बेचने को तैयार थे, लेकिन अभी उनको P नॉट प्राइस मिल रहा है जो कि ज्यादा प्राइस है, बेचने के लिए तैयार थे कम प्राइस पे, अभी वो ज्यादा प्राइस उनको मिल रहा है, तो ये उनका सरप्लस है, प्रोड्यूसर सरप्लस उनका बेनिफिट है। तो ये प्राइस, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, उसके लिए पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं, 2 ग्राफ बनाएंगे, तो ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। याद रखना कि हमें ये पार्ट चाहिए, तो अगर हम ये रेक्टेंगल का एरिया निकालें और ये सप्लाई है और ये डिमांड है, अगर हम इस रेक्टेंगल में से ये पार्ट को माइनस कर दें, तो ये पार्ट क्या है अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्स नॉट, ये पी नॉट है और ये P1 और ये P2, इसी तरह से ये P नॉट P2 एंड ये P1, ये 0 और ये x नॉट, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया में से अगर हम इस पार्ट को माइनस कर दें तो हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा, जैसा कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा
तो ये पार्ट का एरिया हम लिख लेते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस में से। ये पार्ट का एरिया क्या है? रेक्टेंगल का एरिया क्या है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? x नॉट इंटू ब्रेथ क्या है? p नॉट। इसे इसमें से माइनस क्या करेंगे? ये वाला एरिया, ये सप्लाई कर्व के नीचे का एरिया बिटवीन लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट x नॉट। तो 0 एंड x नॉट। सप्लाई फंक्शन लिखेंगे, सप्लाई फंक्शन dx। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, सप्लाई फंक्शन और dx। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए कि कैसे प्रोड्यूसर सरप्लस को निकाला जाता है। हमारे पास फंक्शन है, सप्लाई फंक्शन गिवन है। सप्लाई फंक्शन है p इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ये हमारा सप्लाई फंक्शन है और बोला गया है कि प्रोड्यूसर सरप्लस निकालिए अगर 12 यूनिट्स ऑफ गुड्स आर सोल्ड, यानी कि x नॉट है 12। ठीक है, तो अभी हम एक बार फिर से फंक्शन, सप्लाई फंक्शन को एक बार फिर लिख देते हैं 1। अब ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें अगर, तो हमारा पी नॉट कितना हो जाएगा? 4 प्लस 12, तो विच इम्प्लाइज पी नॉट इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ चुके हैं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला है x नॉट इंटू पी नॉट माइनस इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हम कौन सी लेंगे? 0 से लेंगे, और अपर लिमिट कौन सी लेंगे? 12। तो 12 के बीच का इंटीग्रेशन। सप्लाई फंक्शन है 4 प्लस एक्स dx। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। x नॉट कितना है? 12, और p नॉट कितना है? 16 माइनस इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल की बजाय आप सीधा इंटीग्रेशन करते हैं 4 प्लस एक्स। तो 4 का इंटीग्रेशन होता है 4x प्लस x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और फ्रॉम 0 एंड 12 ये हम लिमिट्स वहाँ पे पुट कर देंगे अगर, तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो कैसे करेंगे? 12 इंटू 16 क्या होता है? 192 माइनस 4 के साथ पहले 12 प्लस 12 स्क्वायर्ड अपॉन 2। ओके, माइनस 0 को अगर हम पुट करें 0 ही आ जाएगा, 0 स्क्वायर्ड अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 192 माइनस 48 प्लस यहाँ पे 72 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 0 ही आ जाएगा। हमारी वैल्यू आ जाएगी 192 माइनस 120 72। तो प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा 72। तो इस वीडियो में इतना ही। इंटीग्रेशन की सीरीज इस वीडियो के साथ ही खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।